नमस्कार, आप देख रहे हो मित्र भारत। इंग्लैंड की संसद में भारतीय जल संस्कृति और नदी संरक्षण पर प्रभावशाली प्रस्तुति दे चुकी वाटर वुमेन शिप्रा पाठक आज लखनऊ पहुंचे। शिप्रा पाठक वही पर्यावरण कार्यकर्ता है जिन्होंने गोमती नदी के उद्गम स्थल से लेकर कैथी तक 1008 किलोमीटर की पद यात्रा कर दुनिया के सामने गोमती की दिव्यता और महत्व को स्थापित किया और इंग्लैंड में उन्होंने भारतीय नदियों विशेषकर गोमती की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व पर प्रस्तुति दी थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सराहना गया। और लंदन में महाकुंभ पुस्तक का विमोचन होने के बाद अब वहां से एक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आने की तैयारियां में है और लखनऊ पहुंचकर शिप्रा पाठक ने आज गोमती पूजन किया और लोगों से अपील की है कि गंगा और गोमती जैसी नदियों का महत्व समझे और उनके संरक्षण में आगे आइए। और शिप्रा पाठक गोमती नदी की इस तरह की लंबी पद यात्रा करने वाले देश की पहली महिला मानी जाती है। सुनिए। किस तरह से काम नर्मदे हर 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 गोमती। सबसे पहले तो मैं आदि गंगा गोमती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शायद भारत की वो इकलौती परिक्रमा है जो माँ गोमती के उद्गम से उनके संगम तक मैंने की थी और तभी ये प्रण भी किया था कि गोमती के दोनों किनारों को हमें हरा भरा बनाना है और गोमती जो राजधानी लखनऊ की जीवित इकाई है उसको सच में जागृत करके इस राजधानी को पूर्वकालीन अवस्था में लेकर आना है। और इसी में पिछले दिनों मैं लंदन गई थी तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में मैंने वहां भी आदि गंगा गोमती का विषय उठाया था कि कैसे हमारी नदियों को माँ और देवी केवल भारत में माना जाता है। तो मेरी माँ गोमती से वो आस्था है और मुझे लगता है कि जो गंगा से भी पहले आई हुई है पृथ्वी पर, उस गोमती के प्रति हम सब का भाव जागृत अवस्था में आना चाहिए। नहीं, अभी लंदन पार्लियामेंट में जब मैं गई थी बोलने तो वहाँ की मेयर के द्वारा हमने महाकुंभ में जो हमारे पंचतत्व संस्था के कार्य थे जिसमें हमने थैला थाली और पौधों का वितरण 45 दिन कुंभ में रहकर किया था, उसकी एक बुकलेट तैयार की थी जिसका अंग्रेजी संस्मरण का विमोचन हमने लंदन की मेयर के द्वारा कराया। मेरा कारण शायद यही था, संकल्प यही था कि कुंभ एक आयोजन, एक इवेंट या एक उत्सव नहीं था जो एक पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक या शिवरात्रि के साथ ही पूर्ण हो जाए, जहां 67 करोड़ लोग देश विदेश से एक नदी के किनारे का आंचल पकड़ने को भाग खड़े हों, एक दृश्य देखने के लिए लालायित हो उठे, एक डुबकी के लिए वो कहीं ना कहीं छटपटा रहे हों। उस आयोजन को सिर्फ शिवरात्रि में पूर्ण ना होकर अगले कुंभ तक हमें जागृत रखना है और विदेशों की धरती पर मैं जहां जहां जाऊंगी वहां वहां उस महाकुंभ की जो गाथा है उसे पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज कहा कि भारत में टीबी के नए मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट्स 2025 के अनुसार 2015 से 2024 के बीच देश में हर साल सामने आने वाले नए मामलों में 21% की कमी आई है। यह गिरावट वैश्विक औसत जो लगभग 12% है उससे लगभग दोगुनी है। नड्डा ने बताया कि भारत की टीबी मृत्यु दर भी तेजी से कम हुई है और 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 28 की दर अब घटकर 21 रह गई है। उन्होंने इससे सरकार की स्वास्थ्य नीति, बेहतर डायग्नोसिस और उपचार सेवाओं का परिणाम बताया है। जेपी नड्डा विस्तारित संसद भवन एनेक्सी में आयोजित संसदों के साथ बातचीत की सीरीज के पहले दिन बोल रहे थे और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कई सांसदों ने हिस्सा लिया और अपने अपने क्षेत्रों में टीबी उन्मूलन अभियान को तेज करने का संकल्प लिया है। मैं थोड़ी सी रूपरेखा आपको बता दूं कि पिछले साल हम लोगों ने एक टीबी मुक्त भारत का एक कार्यक्रम लिया था जिसमें हम लोगों ने ट्यूबरक्लोसिस के आइडेंटिफिकेशन की बात की थी
और उसके लिए हम लोगों ने मेंबर पार्लियामेंट्स के साथ एक चर्चा रखी थी, जो बाल योगी हॉल में हमारे सभी सांसद आए थे और आप सबका बड़ा योगदान भी रहा था। उसके बहुत अच्छे आउटकम्स आए हैं, लेकिन उस आउटकम्स के बाद हम लोगों ने ये सोचा कि मेंबर पार्लियामेंट्स के साथ और गहन चिंतन और चर्चा की आवश्यकता है और ज़्यादा सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों ने अब प्रदेशवार, यानी प्रदेशवार जब हम कहते हैं तो आज उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ राज्यसभा, लोकसभा सभी सांसदों के साथ आज हो रहा है। कल इसी तरीके का महाराष्ट्र के साथ होगा। फिर उसके बाद हम बड़े स्टेट्स में कर्नाटक, साउथ के स्टेट्स, सभी एमपीज के साथ हम इंटरैक्ट कर रहे हैं और उनके साथ हम ट्यूबरक्लोसिस की दृष्टि से आपका क्या योगदान हो सकता है उसके बारे में। भारत और इजराइल वेमन इंडस्ट्रीज यानी IWI के बीच एक बड़ी रक्षा तकनीक साझेदारी की दिशा में कदम बढ़ा है। IWI ने भारतीय सेनाओं के साथ क्रांतिकारी आरबेल कंप्यूटराइज हथियार सिस्टम को जोड़ने को लेकर बातचीत शुरू होने की पुष्टि की है और IWI का आरबेल सिस्टम दुनिया का पहला पूरी तरह का कंप्यूटरीकृत छोटे हथियारों का फायर कंट्रोल सिस्टम माना जा रहा है। कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम युद्ध के कठिन हालत में सैनिकों की सटीकता और मारक क्षमता और फैसला लेने की क्षमता में बड़ा बदलाव ला सकता है। IWI के CEO शुकी श्राट्स ने एक इंटरव्यू में बताया कि ऑरबेल में एडवांस्ड सेंसर्स, रियल टाइम्स बैलिस्टिक और कैलकुलेशन और टारगेट एजुकेशन और क्षमताएं शामिल है। यहाँ हथियार की मूवमेंट और ट्रिगर स्टेट्स को ट्रैक करके कुछ मिली सेकंड में सबसे बेहतर फायर सॉल्यूशन तय करता है। पहला शॉट्स फायर होने के बाद भी ऑरबेल शूटर के व्यवहार का विश्लेषण करता है और अगला राउंड तभी फायर करता है जब हिट होने की संभावना ज़्यादा हो। यह सिस्टम किसी भी छोटे हथियार प्लेटफॉर्म पर लगाया जा सकता है और इससे किसी खास ऑप्टिकल और डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती। भारतीय सेना और सुरक्षा बल पिछले कुछ सालों में IWI के कई हथियार पहले ही अपनाते आ रहे हैं और अब इससे नई तकनीक पर अगले कदमों पर चर्चा जारी है। Yes, we in the last 2 decades we are working closely with India to equip the different defense organizations, and we seeing the growth over the years. We are proud to be one of the first that adopt Make in India initiatives, which bring together bigger quantities and bigger market share in the Indian market. So will IWI be open to technology transfer? So will IWI be open to technology transfer with India, especially including in barrel production and fire control electronics? We are absolutely open for deeper technology as the market needs and the contracts are needs. We currently already producing barrels in India. So has any Indian agency, be it military and intelligence, shown interest in integrating the ARBEL system into counter-terror operations? We are now in the first conversations and talkings regarding integrating the ARBEL systems in India. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राम मंदिर को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने सियासत में नई बहस छेड़ दी है और गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय पद यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए पूरी तरह से लोगों ने पैसे दिए थे, जबकि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जनता के पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे और उनके इस बयान पर अब विवाद शुरू हो गया है। चलिए आपको सुनवाते हैं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा कि पुनर्निर्माण का सवाल उठाया, बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी तरह मेरे बहनों भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है, सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेक्युलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया है। राजनाथ सिंह ने तो अपने बयान में यह दावा कर रहे हैं कि लेकिन जब मीडिया ने इस विवाद पर उनसे सवाल पूछे तो रक्षा मंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और इसके बाद विपक्ष ने उनके बयान को पूरी तरह झूठा बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस और एनसीपी और एससीपी के सांसदों ने कहा कि नेहरू का मत बिल्कुल साफ था कि जनता का पैसा किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे पर खर्च नहीं होना चाहिए। तो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के इतिहास पर राजनीतिक एक बार फिर तेज हो गई है और संसद सत्र से पहले इस बयानबाजी के ओर बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। देखना होगा कि सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण आता है या नहीं। अब आपको दिखाते हैं विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं। लेकर के आपके बयान पर बड़ा विवाद गिर रहा है। ये ऐसा नहीं था, फैक्ट चाहिए, इस आधार पे ये बयान दिया गया। सर वो आपने जो बयान दिया था बाबरी मस्जिद वाला, उस पर विपक्ष कह रहे हैं, विपक्ष कह रही है कोई आधार नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। It's a complete lie by Rajnath Singh ji. We all know that Pandit Nehru and Sardar Patel had a cordial relationship, and Pandit Nehru's logic was very simple. Public money should not be spent on any kind of mosque, temple, churches or gurudwaras. It should be people's contribution. People should contribute and build their beliefs. This thing, not government money should be there. Rajnath Singh ji is stooping to this level. He is spreading a lie. I condemn this kind of lies from Rajnath Singh ji. अगर चाहते थे तो उनकी यानी नियत खराब तो नहीं थी मेरे हिसाब से, लेकिन एक बात है कि मस्जिद के निर्माण के लिए तो सिर्फ जो नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में या जो इबादत करते हैं वहाँ उन्हीं से फंड लिया जा सकता है। तो ये प्रश्न बेकार के निकाल के क्या हासिल हो रहा है ये लोगों को। और दूसरी तरफ सरकार के अंदर है कोई दस्तावेज दे दें। हमारे पास दस्तावेज हैं कि सरदार पटेल ने इनके जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो विचारधारा है, उस विचारधारा के विरुद्ध जो पत्र लिखा था और उसके अंदर उसको बैन किया था, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो ये ऐसी बात मत करें। सरकार के अंदर शामिल लोग अगर इस प्रकार की बातें करेंगे और इस प्रकार का झूठा नैरेटिव देश के अंदर फैलाएंगे तो ये बहुत ही दुखदायी है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना के आक्रामक रवैये और तुरंत कार्रवाई की वजह से पाकिस्तान नेवी को अपने पोर्ट्स और मकरान कोस्ट के पास ही सीमित रहना पड़ा। और एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी के बाद पिछले 7 और 8 महीनों में भारतीय नौसेना ने पश्चिमी अरब सागर सहित कई इलाकों में अपनी ऑपरेशनल तैयारी को लगातार बनाए रखा है। और उन्होंने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और इसके तहत
यह रणनीतिक कदमों में कैरियर बैटल ग्रुप की तैनाती भी शामिल थी। To start with Operation Sindoor. It is an operation which still remains in progress, and therefore much of operational details cannot be put out in the open domain for obvious reasons. But as you would have noticed, we reaffirmed our commitment, our readiness, our capability, and most importantly, our deterrence. नेवी चीफ ने आगे बताया कि भारतीय नौसेना ने 23 नवंबर से रेड सी संकट के दौरान 3,700 से ज़्यादा मर्चेंट जहाज़ों को सुरक्षित एस्कॉर्ट किया है और इस अवधि में समुद्री डकैती की गतिविधियां बढ़ी है, लेकिन नेवी ने कार्रवाई करते हुए 62 समुद्री डाकुओं को गिरफ्तार किया है। We have clocked almost 11,000 ship days and 50,000 flying hours since the last Navy Day and counting. I want to highlight that we have maintained one ship in the Gulf of Aden since 2008 continuously. The ship is relieved on station for anti-piracy duties. Until date, 138 ships have been deployed for that, and they have been successful in safely escorting more than 3,700 merchant vessels of all nationalities, all crew. Since November 23, when the Red Sea crisis began, and which led to the increase in piracy incidents, we have apprehended 62 pirates. We means our ships. And since November 23, because of the heightened activity, especially by the non-state actors like Houthis, our 40 capital ships, along with their integral assets, which I mean helicopters, etc., and capability, which I mean Prahats, etc., have been deployed. They have ensured safe transit of 152 lakh metric tons of cargo on 376 merchant vessels. To our estimate, it has been valued at more than $6.5 billion US. We have also responded during this period to more than 30 incidents and saved more than 520 lives at sea. To be more specific, one of our ships, INS Teague, got a letter of commendation from the International Maritime Organization for the daring ops done at sea last year when she saved 9 crew members from motor tanker Prestige Falcon of Oman. I also got a thank you letter from the Chief of Oman Navy. मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के प्रदर्शन पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और मंत्री विश्व सरंग ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को नाटंकी बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। सरंग ने कहा है कि जैसे कांग्रेस के दिल्ली के सेटअप में अपरिपक्वता दिखाई देती है, वैसे ही मध्य प्रदेश कांग्रेस भी उसी राह पर चल रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा नाटंकी करने का मंच नहीं है, लेकिन कांग्रेस के विधायक कभी गिरगिट, कभी चौला और कभी शराब की बोतल लेकर सदन की गरिमा को तार-तार करते आए हैं। सरंग ने कांग्रेस से कहा है कि विरोध करे, मुद्दे उठाइए, लेकिन उसकी गरिमा होनी चाहिए और कांग्रेस कभी उस पर ध्यान नहीं देती। यही उनकी अपरिपक्वता का उदाहरण है।
मुख्यमंत्री द्वारा सभी विभागों के 2 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा पर प्रतिक्रिया देते हुए सरंग ने कहा कि बसपा सरकार प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के प्रति समर्पित है। यह समीक्षा समय समय पर होती है और सीएम मोहन यादव हर विभाग का मूल्यांकन करते हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ अच्छा करना है तो पिछड़ा काम देखना होगा, आगे की योजना बनाना यहाँ समर्थक और स्वागत योग्य कदम है। विधानसभा में VLO को मानदेय न देने के मुद्दे पर सरंग ने कांग्रेस को जानकारी के बिना सवाल उठाने वाला बताया। उन्होंने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी को VLO बनाया गया है तो सरकार चुनाव आयोग के निर्देशों के पूरी तरह पालन करेगी और वही मंत्रियों पर लगाए गए जीतू पटवारी के आरोपों पर सरंग ने कहा है कि मीडिया में बने रहने के लिए कांग्रेस अब ऐसी बयानबाजी करने को मजबूर हो चुकी है। केवल आरोप लगा देने से मुद्दे स्पष्ट नहीं होते। उन्होंने कहा है कि यदि जीतू पटवारी के पास कुछ है तो सामने लाकर बताइए। हम देख रहे हैं 2 साल हो गए मध्य प्रदेश की विधानसभा के गठन के, ये जो इस समय की विधानसभा है, और कांग्रेस हर सत्र में नाटक नौटंकी करती है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के दिल्ली के सेटअप में अपरिपक्वता है, वही मध्य प्रदेश में भी है। विधानसभा नौटंकी करने का स्थान नहीं है। कभी गिरगिट बनकर आ गए, कभी चोला पहनकर आ गए, कभी दारू की बोतल लेकर आ गए। कांग्रेस के विधायक इस सदन की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं। आप विरोध करिए, आप मुद्दे उठाइए, पर उसकी गरिमा होनी चाहिए। उसकी एक परिपाटी है, उसका एक परंपरा है। उस और तो कांग्रेस ध्यान नहीं देती। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की अपरिपक्वता का ही उदाहरण है। सर, आज 2 साल के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा ली रहे, 4 विभागों की समीक्षा है मुख्यमंत्री जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के विकास, जनता के कल्याण में तत्पर है और ये समीक्षा होना ये एक पीरियडिक, ये एक समय का कार्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय हर विभागों की समीक्षा करते ही हैं और निश्चित रूप से यदि हमें कुछ अच्छा करना है तो विगत दिनों हमने क्या किया उसकी समीक्षा और आगे क्या प्लान, तो ये तो एक अच्छा स्वागत योग्य और सार्थक काम है। सवाल उठाया होगा, ये कहना कि विधानसभा के समय जब BLO को मानदेय देना था वही नहीं दिया गया, इस बार अब सरकार मानदेय बढ़ाने की बात कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस बिना किसी जानकारी के मुद्दे उठाती है। यदि किसी कर्मचारी को BLO के रूप में लगाया है तो चुनाव आयोग के जो निर्देश होंगे उसका पालन सरकार करेगी। यदि शासकीय कर्मचारी को BLO की ड्यूटी दी है तो वो माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर है। उनका जो दिशा निर्देश होगा उसका पालन सरकार करेगी। सर, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तमाम मंत्रियों पर आरोप लगाया कि इस सरकार के सभी मंत्री भ्रष्टाचारी हैं और वो उन्होंने कहा है कि वो सबूत दें कि वो ईमानदार हैं और हम सबूत देंगे कि कैसे भ्रष्टाचारी हैं। मुझे लगता है कि अपनी अपनी बातों को मीडिया में छपवाने के लिए ऐसी बातें करना कांग्रेस की मजबूरी हो गई है। केवल जमा खर्च से काम नहीं चलता। कह देने से कोई मुद्दे स्पष्ट या एस्टेब्लिश नहीं होते। यदि उनके पास कुछ है तो बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए होम टीवी भारत के साथ।